जहाँ हर वक्त चहल पहल रहती है, यहाँ की सड़कों पर हंसते मुस्कुराते लोग दिखते हैं। यहीं एक ड्राइंग कोचिंग सेंटर में बच्चों का काफी शोर हो रहा था। इस टाइम सारे बच्चे एक एक कर अपने रंगे हाथों को साफ कर रहे थे। उन बच्चों ने अपने अपने बुक पर ड्राइंग की थी, जिसकी वजह से हर तरफ कलर थे। अब उनकी छुट्टी हो गई थी, वो घर जा रहे थे। बच्चों ने पीछे मुड़ते हुए कहा, बाय वीनू टीचर। एक लड़की जो टैब पास खड़ी थी, उसने पलटकर उन्हें देखते हुए बड़ी सी स्माइल लिए कहा, बाय किड्स, कल अपना होमवर्क कंप्लीट कर लाना। उन सारे बच्चों ने एक साथ कहा, यस वीनू टीचर। ये कह वो बच्चे हंसते हुए बाहर जाने लगे। वीनू अपने हाथ धोकर पलटी। वो अपने सामने खड़ी लड़की से टकराने वाली थी, जिससे बचने के लिए 2 कदम पीछे हो गई। वीनू अपने सामने खड़ी लड़की को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। ये है शिवीना सिंह, देखने में ऐसी खूबसूरत जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा आई हो। बड़ी बड़ी हरी आंखें, जिन पर घनी पलकें, तीखी नाक और हार्ट शेप्ड लिप्स कहीं तक आते। उसके भूरे सिल्की बाल, स्किन का कलर इतना साफ कि कोई तीर से पकड़ ले तब वो जगह लाल पड़ जाए। वीनू ने अपने आमने खड़ी लड़की को देखते हुए कहा, क्या है वर्षा, हर बार कहाँ से टपक जाती है? वर्षा ने दांत दिखाते हुए कहा, यार क्या करूं, तेरे बिना मन नहीं लगता, आखिर तू सखी है। फिर कुछ सोचते हुए बोली, वो क्या कहते हैं लगोंटिया यार। ये बोल वो खिलखिलाकर हंसती। वर्षा ने वीनू के पीछे आते हुए कहा, अरे सुन तो, कहाँ जा रही है? चल मॉल चलते हैं ना। शिवीना ने पलटकर देखते हुए कहा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। ये बोल वो आगे बढ़ गई। तभी वर्षा ने पीछे से चीखते हुए कहा, जब तक इन छोटे छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाती रहेगा, तेरे पास फालतू पैसे नहीं आएंगे। शिवीना ने वर्षा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब वर्षा ने एक बार फिर वहीं से चीखते हुए कहा, खड़ूस। शिवीना बिना वर्षा की तरफ देखे अपने रास्ते पर चल दी। उसने एक बार आसमान में देखा जहां बादल आ रहे थे, कभी भी बारिश, फिर अपने कदम तेज कर दिए। शिवीना की नजर सामने आइसक्रीम के काउंटर के पास खड़े 2 लोगों पर गई। शिवीना अपनी जगह रुककर उन्हें देखने लगी और देखते हुए ही उसके चेहरे के भाव। शिवीना की नजर सामने आइसक्रीम के काउंटर के पास खड़े 2 लोगों पर गई। शिवीना अपनी जगह रुककर उन्हें देखने लगी और देखते हुए ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। जिस चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे, आंखों में शांति थी, वहाँ चेहरा बेहद उदास और आंखों बेदर्द नजर आ रहा था। शिवीना की हरी आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। शिवीना ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंख से आंसू गालों को छू लिए। शिवीना ने लगभग सिसकते हुए कहा, आपको पता था ना, आपकी बेटी आपके बिना नहीं रह सकती, फिर भी अकेला छोड़ गए पापा। क्यों छोड़ गए आप मुझे, क्यों? इस वक्त शिवीना की आवाज में बेहद उदासी थी। सामने एक बच्ची को उसके पापा आइसक्रीम दिला रहे थे और वो खुश होते हुए उसे ले रही थी। ये देखते हुए ही शिवीना की आंखों में अपने पापा का चेहरा आ गया। वो भी हर शाम ऐसे ही पाक लाकर आइसक्रीम दिलाते थे, लेकिन अब उसके पापा उसके साथ नहीं थे। एक एक्सीडेंट में वो उसे छोड़ गए, तब से हर रोज उसकी आंख में एक बार सही, लेकिन उन्हें याद करते हुए आंसू आ जाते थे। शिवीना ने अपने आंसू पोंछे और एक बार फिर अपने घर की तरफ चल दी, लेकिन वो पलटकर एक बार उन दोनों को देखना नहीं भूली। शिवीना की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। शिवीना एक सेंटर में छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाती है। उसने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट से की, लेकिन शिवीना के पापा की डेथ के बाद वो मास्टर्स नहीं कर पाई और अपनी मम्मी के खर्चे उठाने के लिए जॉब करने लगी। अपनी सोचों में गुम शिवीना घर पहुंची। उसने डोरबेल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका ध्यान खुले हुए डोर पर गया। शिवीना ने खुद से कहा, कोई आया है क्या? ये बोलते हुए वो अंदर गई। अंदर एक छोटा सा हॉल और उसके पास में किचन और दूसरी साइड पर 2 कमरे, बस इतना ही बड़ा था उनका घर, जहाँ पर वो रेंट पर रहते थे। शिवीना ने आवाज देते हुए कहा, मम्मी कहाँ हो और कौन आया है? क्या भाई आए हैं? तभी उसकी मम्मी की किचन से आवाज आई, तुम आ गई वीनू। शिवीना ने हाँ कहा और बोली, आप क्या कर रहे हो? उसकी मम्मी अपने हाथ साफ करते हुए बाहर आई और बोली, कुछ नहीं, शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। शिवीना मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। उसकी मम्मी, जिनका नाम था सिया सिंह, वो आज भी बहुत खूबसूरत दिखती है। उनके लंबे काले बाल, डस्की स्किन, बड़ी बड़ी काली आंखें और ग्रीन कलर की साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। सिया ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? शिवीना ने आगे बढ़कर उनके गाल पर लगे आटे को साफ कर कहा, ये जनाब रोज आपके गालों को छूने के लिए आ जाते हैं, वहीं देख रहे थे। उसकी मम्मी ने कहा, तुम पागल हो?
शिवीना ने उनकी बात सुन स्माइल के साथ कहा, थोड़ी सी। कुछ भी बोलती हो। ये बोल वो दोनों ही हंसने लगी। शिवीना ने कहा, मम्मी आपने बताया नहीं कि कौन आया है। तभी पीछे से किसी की भारी आवाज आई, हम आए हैं। यह आवाज सुनते ही जो शिवीना के चेहरे पर मुस्कान थी वो गायब हो गई। उसकी जगह शिवीना के चेहरे पर गुस्से वाले भाव दिखने लगे। शिवीना ने पलट कर देखा, तब उसके सामने लगभग 50 साल के एक आदमी खड़े थे और वो शिवीना को देखते हुए मुस्कुराकर बोले, कैसी हो शिवीना मेरी बच्ची। शिवीना ने उन्हें देख गुस्से में अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ये यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं ये यहाँ। सिया ने कहा, कैसी बातें कर रही हो वीणु, वो तुमसे इतनी दूर से मिलने आए हैं। शिवीना ने गुस्से में उन्हें देख चीखते हुए कहा, मुझे नहीं मिलना, इनसे नहीं बात करनी, इनसे नफरत है मुझे मिस्टर ध्रुव राठौर से, उनके नाम से और उनके खानदान से। कहिए इनसे ये यहाँ से चले जाए। अब आगे। शिवीना की बात सुनकर सिया ने उसे डांटते हुए कहा, बेटा ऐसे बात नहीं करते, वो मुंबई से यहाँ आ गए तुमसे बात करने और तुम इस तरह से बात कर रही हो, अंकल से सही से बात करो। शिवीना ने चीखते हुए कहा, क्यों आए यहाँ, हमने बुलाया नहीं है इन्हें, एक बार फिर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं ना, या ये दिखाने आए हैं कि इनके पैसे के आगे हम झुक गए, हार गए इनसे। शिवीना बेहद गुस्से में थी। उसने अपनी मम्मी को देखते हुए कहा, आप भूल गईं, इन्होंने क्या किया है, चाहे आपने इन्हें माफ कर दिया हो, मैं कभी नहीं करूंगी। वो पलट ध्रुव राठौड़ को देखते हुए बोली, मिस्टर राठौड़, भले ही आप अपने पैसे के दम पर जेल से बच गए, यहाँ तक आपको पुलिस स्टेशन में कदम भी नहीं रखना पड़ा, लेकिन एक दिन आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आप भी जानेंगे एक बच्ची से उसके पिता का साया छीनने की सजा क्या होती है, आप भी तड़पेंगे। उसने इतना ही कहा था कि सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ कर तेज आवाज में कहा, वीणु होश है, क्या बोल रही हो, ये क्या बदतमीजी है, बड़ों से इस तरह से बात करना सिखाया है, अंकल है वो तुम्हारे। शिवीना ने गुस्से में कहा, कोई नहीं है, ये बस मेरे पापा के खूनी है। बोलते हुए शिवीना की आंखों से आंसू गालों पर आ गए। ये सुन ध्रुव ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। यही एक लफ्ज था जो उन्हें अंदर तक तोड़ देता है। सिया ने गुस्से में कहा, एक लफ्ज और नहीं, हर महीने वो तुझसे मिलने आते हैं, शायद तू उनसे बात करे, तू है कि एक भ्रम से निकलना ही नहीं चाहती। तभी ध्रुव ने वीणु का हाथ सिया के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, सिया क्या कर रही हो, बच्ची है वो। सिया ने ध्रुव को देखते हुए कहा, नहीं ध्रुव जी, ये बच्ची नहीं है, बहुत बड़ी हो गई, तभी इतनी कड़वाहट है इसके अंदर। ध्रुव ने शिवीना का हाथ अपने हाथ में लेकर देखा, तब शिवीना के सफेद हाथ पर सिया की उंगलियों से लाल निशान उभर कर दिख रहे थे। उन्होंने परेशानी से कहा, पहुंचा दी ना हमारी बच्ची को चोट, वो हमसे नाराज है, हम उन्हें मना लेंगे, आप रहने दे, ये हम दोनों के बीच का मामला है। ध्रुव ने प्यार से शिवीना के सर पर हाथ रख कहा, हम उनके प्यारे अंकल हैं ना, वो हमें माफ करें या ना करें, लेकिन हम अपनी बेटी से माफी मांगना नहीं छोड़ेंगे। ध्रुव ने शिवीना का हाथ अपने हाथ में लेकर देखा, तब शिवीना के सफेद हाथ पर सिया की उंगलियों से लाल निशान उभर कर दिख रहे थे। उन्होंने परेशानी से कहा, पहुंचा दी ना हमारी बच्ची को चोट, वो हमसे नाराज है, हम उन्हें मना लेंगे, आप रहने दे, ये हम दोनों के बीच का मामला है। ध्रुव ने प्यार से शिवीना के सर पर हाथ रख कहा, हम तो उनके प्यारे अंकल हैं ना, वो हमें माफ करें या ना करें, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि अपनी गलतियों की माफी अपनी बेटी से मांगे। ये बोलते हुए ध्रुव का गला रूंध गया। शिवीना ने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, बिना भाव के बोली, आप वही पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटी से उसकी सारी खुशियां छीन ली। ये बोल वो अपने रूम की तरफ भाग गई। ध्रुव के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपनी भरी आंखों से अपने हाथ को देखा और एक नजर शिवीना के रूम की तरफ। सिया ने जब ध्रुव के उतरे हुए चेहरे को देखा तब कहा, ध्रुव जी माफ करना, वो अभी तक उन सब से उभर नहीं पाई है, वरना आप जानते हैं ना वो आपसे कितना अटैच थी, कितना मानती है आपको बचपन से ही। ध्रुव ने अपने आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा, हम सब जानते हैं सिया, अपनी बेटी के दुख से भी वाकिफ है, बस अफसोस ये है हम उनका दुख कम नहीं कर पाते हैं। सिया ने कहा, अच्छा ये सब छोड़े, आप बैठिए, हम खाना लगाते हैं। ध्रुव ने कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं आप हमारी वीणु से बात करें, उसे मनाएं, अब हम अपने दोस्त से किए वादे को पूरा करना चाहते हैं। सिया ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, आपको लगता है ध्रुव जी आपकी जिद्दी बेटी मानेगी? ध्रुव ने सख्ती से कहा, यह आपका काम है,
आप उन्हें मनाएं क्योंकि हम सारांश की ख्वाहिश को पूरा करेंगे, वरना हम जबरदस्ती कर सकते हैं और ये आप जानती हैं कि हमें कोई नहीं रोक सकता। आखिर आपकी शादी भी सारांश से हमने ही कराई थी। सिया ने भरी आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, लेकिन आपके दोस्त हमें बीच रास्ते में छोड़कर अपना वादा अधूरा छोड़ चले गए। ध्रुव ने कहा, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। सिया उठते हुए बोले, जल्द ही अब आपको मुंबई आना होगा, अपनी बेटी के साथ तैयार रहना। ये बोल वो वहां से जाने लगे। सिया उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। वहीं शिविना अपने रूम में थी। उसने अपना बैग साइड में फेंका। उसकी नजर बेड पर रखे गिफ्ट्स पर गई। चॉकलेट, कपकेक और ढेर सारे स्नैक्स थे। ये सब देख शिविना के चेहरे पर दर्द दिखने लगा। प्यारे अंकल, आप न बहुत प्यारे हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं। प्यारे अंकल, मुझे बचाओ, मम्मी मार रही हैं। शिविना की कानों में अपनी ही आवाजें गूंज रही थीं। वीणु ने सारे गिफ्ट्स बेड से नीचे फेंक दिए और चीखते हुए बोली, वीणु, आप बहुत नफरत करती है। आप बहुत बुरे हैं, आपने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। पापा, आप क्यों गए? मुझे आप चाहिए, आपकी शिविना को आप चाहिए। शिविना सिसकने लगी। इस वक्त उसे बहुत दिल में दर्द हो रहा था। एक अजीब से बेचैनी थी जो उसे जीने नहीं देती। शिविना तकिए में मुंह छिपाए ऐसे ही रोती रही। हॉल में ध्रुव के जाने के बाद सिया अपने और सारांश सिंह थे। उनकी और सिया को शादी 20 साल पहले हुई थी। सारांश ने अपने फैमिली के खिलाफ जाकर सिया से शादी की थी और उनकी मदद ध्रुव राठौड़ ने की थी। सिया ने सारांश को याद करते हुए कहा, सारांश, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारी मौत ने मुझे तोड़ दिया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। कुछ देर बाद सिया शिविना के कमरे में आई। सामने देखते हुए सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अब आगे। सिया पूरे रूम को देख रही थी। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। चॉकलेट, केक, स्नैक्स और वो व्हाइट डॉल जो ध्रुव हर बार शिविना के लिए लाते थे। शिविना हर बार उसकी हालात खराब कर फेंक देती। आज भी वो व्हाइट डॉल चॉकलेटी दिख रही थी। उसके हाथ पैर अलग पड़े हुए थे। सिया एक नजर सोई हुई शिविना को देख बोली, सारांश, ये आपकी वीणु ना पूरी जंगली हो गई है। इतना गुस्सा, हाय राम, न जाने क्या होगा उसका जो इसके साथ बंधेगा। ये बोल उन्होंने एक एक कर सारा सामान समेटना शुरू किया। कुछ ही देर में सब साफ कर सिया ने शिविना को देखा। उसके पास बैठ गई। फिर शिविना के चेहरे को देखा जिस पर रोने से आंसुओं की लकीरें बनी थीं। सिया ने झुककर वीणु के माथे को चूमते हुए कहा, मेरा गुस्सैल बच्चा। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से वीणु के चेहरे को साफ किया। उसके बिखरे बालों को एक साइड करते हुए बोली, आप क्यों नहीं समझते बच्चा? वो गलत नहीं है, बल्कि आपके पापा की तरह ही आपके प्यारे अंकल आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एक पिता की तरह आपको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें समझती ही नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। सिया वीणु के पास ही लेट गई। वीणु ने नींद में ही उन्हें हग कर लिया। सिया उसके बालों को सहलाते हुए बोली, सारांश, आप हम तीनों को अकेला छोड़ गए, लेकिन ये बताओ, हमारी बच्ची को मैं कैसे उस दर्द से बाहर निकालूं कि वो इस हादसे को भूलते हुए आगे बढ़ जाए। सिया की आंखों के किनारे से आंसू बहकर तकिए को भिगाने लगे। उन्होंने कहा, क्यों ये दर्द है? हमारी जिंदगी में है, आप होते तब कितना अच्छा होता। क्या मेरी वीणु को भी कोई ऐसा मिलेगा जो उसे इन सब से बाहर निकालकर उसके चेहरे पर फेक नहीं असली मुस्कान लाए? उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। वीणु ने नींद में ही कहा, पापा, वीणु लव्स यू। सिया ने अपनी भरी आवाज से कहा, पापा ऑल्सो लव्स यू बेटा। ये बोल उन्होंने वीणु के माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। लाइट्स ऑफ कर वो सोने को कोशिश करने लगी। अगली सुबह एक वाइट चादर से लिपटी डेथ बॉडी सामने रखी थी। उसके आसपास कुछ लोग बैठे हुए थे। एक औरत एकटक उस बॉडी को देख रही थी। उन्हें होश नहीं था अपना। उसके लबों से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। उनके पास बैठी लड़की वो उस बॉडी को हग करते हुए बोली, पापा, पापा उठिए ना, देखे ना मम्मी वीणु से बात कर नहीं कर रही हैं। ये बोल वो तेज तेज रो रही थी। लगातार अपने सामने बेजान लेटे उस इंसान को उठाने को कोशिश करती। वीणु चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। आंखें सूज गई थीं। उसे अपना कोई होश नहीं था। बस वो लगातार उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसा नहीं हो सकता था। वीणु ने उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा, पापा बोलिए ना, आपकी वीणु को आपस बात करनी है। पापा उठिए, वीणु आपके बिना नहीं रह सकती। पापा ये सब क्या बोल रहे हैं? आप मुझे छोड़ गए। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप बोलते हैं आप मुझे रोते हुए नहीं देख सकते। पापा उठिए ना, दुखिए। मैं रो रही हूँ पापा, मैं रो रही हूँ पापा, प्लीज उठिए। किसी ने उसे उनसे दूर करने की कोशिश की,
लेकिन वीणु ने उनके हाथों को झटकते हुए कहा, मुझे मेरे पापा के पास रहना है। पापा उठिए, उठिए ना पापा। अगले ही पल वीणु चौंकते हुए उठ गई और बोली, पापा। सिया जो वीणु के पास ही आ रही थी वो जल्दी से वीणु के पास आई, उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, बच्चा। वीणु ने रोते हुए कहा, मम्मी पापा मुझे छोड़ गए। सिया ने वीणु को देखा, उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बच्चा अब भूल जाओ इस बात को, उस एक्सीडेंट से बाहर निकल कर देखो, पापा हर टाइम वीणु के साथ है। वीणु ने उनसे दूर होते हुए गुस्से में कहा, आप मुझे पापा को भूलने को बोल रही हैं। सिया ने उससे बहस न करते हुए कहा, पागल लड़की, जाकर फ्रेश हो जाओ। वीणु उन्हें घूरते हुए बाथरूम में जाकर बोली, मैं आपको भी पागल करने वाली हूँ, फिर हम दोनों पागल पागल खेलेंगे। सिया ने हंसकर कहा, हम दोनों पागल हो गए, तुम जैसे पागल को कौन संभालेगा। वीणु बाथरूम में जा चुकी थी। सिया ने एक बार वीणु के रूम को देखा। हर तरफ उसकी उसके पापा के साथ फोटो थी। एक बेटी के लिए उसके पापा क्या होते हैं, ये एक बेटी जान सकती है, बाकी लोग बस कयास लगाते हैं। वीणु की दुनिया थे उसके पापा। सुबह से शाम तक उसकी जुबान पर एक ही रट रहती थी, पापा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सारांश आज बम फूटने वाला है, न जाने क्या करेगी आपकी बेटी। कुछ देर बाद वीणु नाश्ता कर अपना बैग उठाते हुए बोली, मम्मी जा रही हूँ मैं। सिया ने किचन के दरवाजे से ही कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीणु ने जल्दी से भागते हुए कहा, मम्मी लेट हो रहा है, आकर बात करेंगे। ये बोल वो भागते हुए वहां से चली गई। जब तक सिया बाहर आई वीणु जा चुकी थी। सिया ने उस आधे अधूरे खाए हुए खाने को देखा, खुद से बोली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है। शाम को वीणु ने घर में कदम रखते हुए कहा, मम्मी कहाँ हो आप? लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। उसने झांक कर किचन में देखा, तब कोई नहीं था। वीणु ने कहा, ये कहाँ गई? आवाज देते हुए अपने रूम में आई, तब उसकी मम्मी उसके कपड़े बैग में डाल रही थी। ये देख वीणु ने कहा, मोहतरमा कब से आपको आपकी ये भोली और शरीफ बच्ची आवाज दे रही है? आप हैं कि सुन ही नहीं रहे? आप कहाँ जा रहे हो? मेरे कपड़े बैग में क्यों डाल रही हो? सिया ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, हम जा रहे हैं। वीणु ने उन्हें देखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं? सिया ने कहा, मुंबई। वीणु के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, भाई आने वाले थे, तब हम क्यों जाएं? सिया ने कहा, भाई नहीं आएगा और हम भाई के पास नहीं, राठौड़ पैलेस जा रहे हैं तेरी शादी के लिए। वीणु ने चौंकते हुए कहा, क्या? सिया ने बैग की चैन लगाते हुए कहा, हाँ तेरी शिवांश से शादी है। सिया के ये बोलने पर वीणु ने चीखते हुए कहा, कभी नहीं। सिया वीणु को देख बोली, वीणु मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि कोई बहस करूं। तुम हाँ बोल दो। वीणु ने कहा, मम्मी एक बार आप सोचो कि आप क्या बोल रही हो। एक तो वो राठौड़ और ऊपर से उनके बेटे, वो भी शिवांश, आप जानती है कोई उन्हें नहीं झेल सकता है। सिया ने कहा, तुझे भी कोई नहीं झेल सकता है, सही है, दोनों एक से ही जाओगे। वीणु ने चिढ़ते हुए कहा, आप जानती है नफरत है मुझे उन लोगों से। मैं उनके घर में जाऊं कभी नहीं, इससे अच्छा है मैं दुनिया न छोड़ दूं, वो घटिया लोग। उसकी बात सुनकर सिया ने तेज आवाज में कहा, वीणु अपनी जुबान से सोच समझकर लफ्ज निकालो। भूलो नहीं वो कौन है, अपनी तमीज हमें हर हाल में नहीं भूलनी चाहिए। वीणु ने भी गुस्से में चीखते हुए कहा, उन लोगों के लिए मैं कुछ याद नहीं रखूंगी, याद रखूंगी तब सिर्फ इतना कि उन्होंने मुझसे किसी बहुत खास को छीन लिया, हमें बेसहारा कर दिया। सिया ने वीणु का हाथ पकड़कर कहा, वीणु देखो मान जाओ, ध्रुव जी की बहुत इच्छा है, तू मान जाएगी तब उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरी बच्ची कब तक यूं अकेली रहेगी? तुझे भी कोई चाहिए ना? वीणु ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे कोई। मिस्टर ध्रुव राठौड़ के घर से मुझे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। मम्मी आप कैसे भूल सकती है कि उन्होंने आपसे आपके पति, मुझसे मेरे पापा को छीन लिया। सिया ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। वो बोली, तू भूलती क्यों नहीं? तुझे समझ नहीं आता कि वो एक एक्सीडेंट था, मान मेरी बात, हाँ कर दे। वीणु ने अपना मुंह मोड़ते हुए कहा, कभी नहीं माँ, मैं ये कभी नहीं मानूंगी। मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मैं सिर्फ 20 की हूँ। वीणु की बात सुनकर सिया ने कहा, कब तक मैं रहूंगी तेरे साथ? कब तक यूं तू अकेली रहेगा? हम इतने बड़े लोग नहीं है कि ये सब न करें। हमारे समाज में बहुत सी बातें बनती हैं जब एक लड़की शादी के लिए न करती है। तू चाहती है मैं उनके सवालों का सामना करूं? वीणु ने कहा, मुझे भी पता है कि हमारी हैसियत क्या है। हम मिडिल क्लास लोग हैं और हम अपने जैसा ही कोई ढूंढ लेंगे। इतने बड़े लोगों में जुड़ने की हमारी औकात नहीं है मम्मी। शिविनका की बात सुनकर सिया ने कहा, तुझे कोई पसंद है या किसी को प्यार करती है?
मैं भी देखूं मेरी बेटी ने मेरी दी गई आजादी का कैसे इस्तेमाल किया है। वीणु की हरी आंखें में गुस्से में लाल हो गई थीं। अब उनमें नमी ने जगह बना ली। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, आप उन लोगों की वजह से मुझ पर शक कर रही हैं, उन ध्रुव राठौड़। उनके बेटे की वजह से आज पहली बार मेरी माँ मुझ पर शक कर रही है। वाह ध्रुव राठौर, पहले मेरे पापा अब मेरी माँ भी मुझसे छीन रहे हैं। सिया ने वीणु का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए प्यार से कहा, न बच्चा, कोई तुझसे कुछ नहीं छीन रहा है। मेरी बच्ची, ये तेरे लिए जरूरी है, मान जा मेरी जान। वीणु ने उनके हाथ झटक चीखते हुए कहा, कभी नहीं, मैं उन खूनी, बेहया और बहिया ध्रुव राठौर के बेटे से कभी शादी नहीं करूंगी। सिया ने कहा, वीणु। एक तेज थप्पड़ की आवाज उस कमरे में गूंज गई। वीणु का चेहरा एक तरफ झुक गया। आंसुओं ने उसके चेहरे पर लकीरें बनाना शुरू कर दिया। उसने भीगी आंखों से सिया को देखा। तब सिया ने वीणु को झंझोड़ते हुए कहा, अपने शब्दों पर ध्यान दे। तू क्या कर रही है? किसी से तेज आवाज में बात नहीं करती थी। आज तू क्या कर भूल गई है? वो तेरे पापा के लिए क्या है? भूल गई उनका क्या रिश्ता है हमसे? जब तेरे दादा ने सारे रिश्ते तोड़े थे, तेरे पापा टूट गए थे। उनके साथ कोई नहीं था, तब उनके साथ ध्रुव जी थे। वीणु ने कहा, आप भूल रही हैं? उन्होंने अपनी अमीरी और शराब के नशे में मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। हैज मैं उनके बेटे के साथ शादी करूं? कभी नहीं। इससे अच्छा मैं मर जाऊं। कल को वो हंसेंगे हम पर कि हमने उनके पैसे को देखकर उनसे रिश्ता जोड़ा है। सिया ने कहा, वीणु, तुझे तेरे पापा की कसम हाँ कर दे, वरना। वीणु ने कहा, वरना क्या? मम्मी क्या करेंगे वो? सिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वरना वो कुछ नहीं करेंगे। तू समझना, तेरे पापा के साथ तेरी माँ भी मर गई। मेरा मरा मुंह देखेगी तू। वीणु हैरानी से अपनी मम्मी को देखने लगी। सिया वहां से जाने लगी। तभी वीणु ने कहा, अपने पापा के लिए मैं खुद को तबाह कर दूं? ये तो फिर भी उन ध्रुव राठौड़ की बात मानना है। सिया तेज कदमों से वीणु के रूम से निकलकर अपने रूम में आ गई और दरवाजा बंद कर उससे टेक लगाए ही बैठ गई। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची, तेरे लिए यही सही है। अगर उन्हें पता चला कि सारांश की बेटी है, तब वो तुझे अपने साथ ले जाएंगे। कुछ देर बाद वीणु के रूम का गेट खुला। उसने सिर उठाकर देखा। तब सामने खड़े इंसान को देखकर वीणु भागते हुए उसके गले से लग तेज तेज रोने लगी। वीणु ने रोते हुए कहा, वर्षा, उन लोगों की वजह से मम्मी ने मुझसे लड़ाई की, मुझसे जबरदस्ती हाँ बुलवाई। वर्षा ने वीणु के पीठ पर हाथ रख उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जा मेरी जान, रोते नहीं है। वीणु ने सिसकियां लेते हुए कहा, मम्मी ने उनकी वजह से। तभी वर्षा ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तू चुप हो जा पहले। वर्षा ने शिवीना को बेड पर बिठाया, उसे पानी पिलाया। वर्षा, वीणु बहुत अच्छे दोस्त है। बस पिछले 1 साल से शिवीना बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। वो किसी से सही से बात भी नहीं करती, लेकिन वर्षा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वर्षा ने वीणु के चेहरे को देखा, जो रोने की वजह से पूरा लाल ही गया था। उसके बिखरे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। उसके बाजुओं पर हाथों की लकीरें उसके गोरे रंग की वजह से उभर कर दिख रही थी। वर्षा वीणु के पास बैठी उसके सर को अपने गोद में रख कहा, तूने क्या हाल बनाया है अपना? कितना दुख होता होगा अंकल को तुझे ऐसे देखकर। वीणु ने सिसकते हुए कहा, आई मिस्ड हिम। वो होते तब ये सब नहीं होता। वर्षा ने कहा, तू आंटी की बात मान क्यों नहीं लेती? वो कितना परेशान है, अपने रूम में रो रही हैं, तू समझती क्यों नहीं है? उन्हें तुझे ऐसे देखकर कितना दर्द होता होगा। एल वीणु ने कहा, मम्मी उन्हें हमारे घर क्यों आने देती है? मुझे उन्हें देखकर गुस्सा आता है। वर्षा ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मेरी जान, अंकल आंटी के भी कुछ लगते थे। आई थिंक तुझसे ज्यादा वो प्यार करती हैं उनसे। उनका दर्द समझती है ना तू। वीणु ने कहा, मुझे पता है बर्षु, लेकिन मुझे उनके घर नहीं जाना। वर्षा ने कहा, तब तू आंटी से बात कर लेना, और वहां आकाश भाई भी है, वो शायद तेरी हेल्प कर दे। वीणु ने कहा, लेकिन वो पागल इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो मुझसे शादी क्यों करेंगे? वर्षा ने हंसते हुए कहा, इतना हैंडसम बंदा मिल रहा कोई मुझसे कहता, मैं उसी टाइम फेरे ले लेती। वीणु ने मुंह बनाते हुए कहा, बंदर की शक्ल सा हैंडसम है वो। वर्षा ने वीणु को देखा, फिर हंसने लगी। फिर वर्षा ने कहा, तब तू हाँ कर दे, क्या पता वो ही मना कर दे। वीणु ने कहा, हाँ कर दिया, मम्मी ने पापा की कसम दी। धीरे धीरे वीणु शांत हो गई। उसकी पलकें नींद से भारी होने लगी। वर्षा ने दरवाजे की तरफ देखा। तब सिया उन्हें देख रही थी। वर्षा ने सिया को सब ठीक होने का इशारा किया। सिया ने ही वर्षा को बुलाया था। थोड़ी देर में ही वीणु सो गई। अगली सुबह वर्षा, सिया और वीणु एयरपोर्ट पर खड़े थे।
वीणु ने वर्षा को गले लगाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना। वर्षा ने कहा, हाँ हाँ, जब साइया जी से मिलेगी तब सब भूल जाएगी। वीणु ने मुंह बना लिया। वर्षा हंसने लगी। सिया और वीणु ध्रुव के असिस्टेंट के साथ मुंबई के लिए निकल गए। 3 घंटे बाद वीणु राठौड़ पैलेस के सामने खड़ी थी और बिना भाव के उस पैलेस को देख रही थी। अब आगे वीणु ने पलटकर देखा। कंधे तक आते बाल, जीन्स टी शर्ट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वीणु ने उसे देखकर कहा, नाराज तुझसे नहीं अपनी किस्मत से हो कनक राठौड़। जो चाहा वो छिन गया, जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो मिलता आया है। कनक ने उसे देखते हुए कहा, जिसकी उम्मीद नहीं करते वो मिलता है, तब वो बहुत खास होता है। अब तू मेरी भाभी बनने वाली है, तब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। तू चल, मैं तेरे पीछे आई। ये बोलते हुए वो वहां चली गई। वीणु उसे अपनी आंखों में आंसू लिए देख रही थी। कनक और वो बेस्ट फ्रेंड थे। वीणु ने उससे दोस्ती खत्म कर ली, कनक ने नहीं की। वीणु के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो अपना चेहरा नॉर्मल कर पलटी। सामने सिया थी। उन्होंने कहा, कहाँ थी, कब से देख रहे हैं तुम्हें। चलो कमरे में, अनिका वेट कर रही है। वीणु ने हाँ में सिर हिलाया, उनके साथ चल दी। वो रूम में आई तब बेड पर ढेरों सामान रखा था। अनिका ने जैसे ही सिया वीणु को देखा वो बोली, सिया ये आप सही नहीं कर रही हो। सिया ने थोड़ी घबराहट से उन्हें देखते हुए कहा, क्या हुआ अनिका, मुझसे कोई गलती हुई है। अनिका ने कहा, और नहीं तब क्या, आप देखो मेरी कोई हेल्प ही नहीं कर रही, मैं अकेले क्या क्या करूं। ये बोल उन्होंने मुंह बना लिया। वीणु ने खुद से कहा, ये कितनी क्यूट है। किसी ने उसके साइड खड़े होते हुए कहा, मॉम दुल्हन अकेले अकेले खड़े मुस्कुरा रही है, लगता है दूल्हे के ख्यालों में खोई है। वीणु के साइड में कनक थी। अनिका ने कहा, अपने दूल्हे के नहीं, तब क्या तुम्हारे दूल्हे ख्यालों में खोएगी। पीछे से वंश ने आते हुए कहा, काश कोई हमारे ख्यालों में भी खोता। ये बोल वो कनक के ऊपर गिरने लगा, लेकिन कनक हट गई। वंश नीचे गिरता उससे पहले वीणु ने उसे पकड़ लिया। अब वंश अपने झूठ मूठ के आंसू साफ करते हुए बोला, भाभी देखा आपने, ये अत्याचारी लोग कैसे करते हैं आपके प्यारे देवर के साथ। वीणु कनक को देखने लगी। वंश ने वीणु के दुपट्टे से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अब आप ही हो मेरा सहारा भाभी, इन अत्याचारी लोगों से आप ही मुझे बचाएंगी। उसकी बातें और नौटंकी देखकर वीणु मुस्कुराने लगी। वीणु की मुस्कान देख सिया ने अपने मन में कहा, हम सही हैं, इस परिवार में आकर ही तुम उन सब से बाहर निकल पाओगी। अनिका ने अपनी सख्त आवाज में कहा, बस वंश, वीणु बेटा, आप अपने लिए लहंगा और ज्वेलरी सेलेक्ट करो, शाम को हल्दी में यही पहनना है। वीणु हैरानी के भाव और सवालिया नजरों से सिया को देखने लगी। सिया ने हाँ में पलकें झपकाई। वीणु ने एक नजर बेड पर रखे लहंगों पर डाली। बो कई सारे थे और हर किसी के पास मैचिंग ज्वेलरी रखी थी। वीणु ने कहा, सारे अच्छे हैं। कनक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सारे नहीं पहनने, कोई एक पहनना है। वीणु ने कनक का हाथ हटाकर कहा, कोई सा भी चलेगा। कनक का मुंह उतर गया और वंश ने वीणु को देखते हुए कहा, भाभी मैं सिलेक्ट करूं। विनर ने हाँ में सिर हिलाया। तभी वंश जल्दी से बेड पर गया, उन सब में से देखते हुए सिलेक्ट करने लगा। अनिका ने कहा, सिया चलो हम नीचे कुछ देखते हैं, रेडी भी होना है। अनिका ने कहा, कनक आप खुद भी रेडी हो जाओ, वीणु को भी रेडी कर लाना। कनक ने हाँ में सिर हिलाया। शाम गार्डन को हल्दी की रस्म के लिए डेकोरेट किया गया था और कनेर के पेड़ों, गुलाब के पौधों के आसपास हल्दी के लिए लड़की के बैठने का इंतजाम था। ध्रुव सारी तैयारियां देख रहे थे। तभी अनिका ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ध्रुव शिवांश अभी तक नहीं आए, उनकी भी हल्दी है। ध्रुव ने कहा, वो एयरपोर्ट से निकल गया है, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। उन्होंने अनिका को देखते हुए उनकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख लिए। अनिका ने येलो जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी, बालों का जुड़ा बनाकर उसमें येलो फ्लावर लगाए। हल्के मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव ने कहा, हाय, आज भी आपकी एक नजर सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देती है। अनिका उन्हें आंखें दिखाते हुए चली गई। ध्रुव मुस्कुराने लगे। पूरा गार्डन बहुत खूबसूरत लग रहा था। लड़की के बैठने की जगह को पीले गुलाब के फूलों से सजाया गया था। बैठने के लिए घास पर बेदी थी और चारों ओर से फूलों के पर्दे जो अभी हटे हुए थे। वंश की आवाज आई, हाय। सबने उसकी तरफ देख वंश की नजरों का पीछा किया। तब वो सामने से आ रही वीणु को देखकर नौटंकी कर रहा था। ध्रुव ने वीणु को देखा, अपनी नम आंखों से आसमान में देखकर बोले, देख रहा है हमारी प्रिंसेस को कितनी प्यारी लग रही है। देख, हमने जो एक दूसरे को वादा किया था
वो पूरा होने वाला है। तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनने वाली है। ये बोल वो मुस्कुराने लगे। वीणु ने लेमन येलो लहंगा पहना था। उसके हाथ मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज, जिस पर क्रिस क्रॉस वाला गोल्डन डिजाइन बना हुआ था, अच्छे से सेट लो वेट दुपट्टा, रियल फूलों की ज्वेलरी, खुले बाल जिन्हें आगे आने से उसके बालों ने लगा एक बेंदा रुका हुआ था, हाथों में गुलाब, मोगरे से बने कंगन, बिना मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी कि कोई देखे तब उसमें खोने से खुद को रोक न पाए। कमी थी तब चेहरे पर एक मुस्कान की। उसके पीछे कनक आ रही थी। उसने येलो कुर्ती व्हाइट जीन्स पहनी थी, कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके और माथे पर टीका। वीणु ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई, तभी कनक ने उसे देखते हुए कहा, आंटी अंदर है। लेकिन वीणु एकटक सामने देख रही थी और वो भागते हुए आगे की तरफ जाने लगी। जब ध्रुव ने उसे ऐसे भागते हुए अपनी तरफ आते देखा, तब उनकी आंखों में चमक आ गई। उसे उन्हें लगा शायद वो उन्हें हग करेगी, लेकिन वीणु उनकी साइड से निकलते हुए चली गई। ध्रुव एक बार फिर उदास हो गए। उन्होंने पलट कर देखा, तब वीणु एक लड़के के गले लगे हुए थी। उसने सिसकते हुए कहा, भाई आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये आकाश था, सिया, सारांश का बड़ा बेटा और वीणु का बड़ा भाई, जिसे शिवीनू बहुत प्यार करती थी, लेकिन नाराज हुई बैठी है, फिर भी बात करना नहीं छोड़ती। आकाश ने प्यार से उसके माथे को चूम कहा, मेरी झल्ली अब आ गया ना। वीणु ने अपनी हरी आंखों से उसे घूर कर देखा, तब आकाश हंसने लगा। अनिका ने कहा, चलो भाई मिलाप हो गया, अब जल्दी से रस्म स्टार्ट करो। वीणु को ले जाकर उसकी जगह बिठाया। सिया ने आकर आकाश के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, कैसा है? मम्मी की याद बिल्कुल नहीं आती? आकाश ने उन्हें साइड से हग करते हुए कहा, आप जान हो मेरी। वो दोनों सामने देखने लगे। आकाश ने कहा, मेरी तूफान मान कैसे गई शादी को? सिया ने कहा, कसम दी है पापा की, अपनी भी अब तुमसे बात करेगी। हमें लग रहा है इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। आकाश ने हंसते हुए कहा, खुराफात करना उसकी आदत है। वहां एक साथ कई कार्स की आवाज आई। उन्होंने पलट कर देखा, तब गेट के सामने कई कार्स रुकी हुई थी। साइड में गार्डन थे, इसलिए वो लोग आसानी से देख पा रहे थे। उन कार्स को देखते हुए अनिका, कनक और ध्रुव वंश के चेहरे खिल गए। कनक ने वीणु के आस पास लगे पर्दे खोलते हुए कहा, भाई आ गए, अब हल्दी शुरू होगी। ये सुनते ही शिवीना का दिल धक से कर गया। उसने खुद से कहा, क्या वो मान गए इस शादी को? उसकी आखिरी उम्मीद यही थी कि शिवांश मना करेगा। उनमें से एक ब्लैक रेंज रोवर से ड्राइवर ने निकलकर कार का दरवाजा खोला। एक लड़का बाहर निकला। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, बस फैमिली मेंबर्स और पैलेस में काम करने वाले। उस लड़के ने अपने ब्लेजर के बटन लगाते हुए सामने देखा। इतनी डेकोरेशन देखकर वो अपनी आईब्राउ रेज कर देखने लगा। साफ रंग, उसकी 6 फीट लंबा कद, परफेक्ट बॉडी जो उसके टक्सीडो पर और अट्रैक्टिव दिखा रही थी। चमकीली भूरी आंखें, तीखी नाक और सुर्ख होंठ, जिसे देखकर लगे जैसे उसने उन्हें रंगा है। उसके चेहरे पर गुरूर था। कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वो सामने देख रहा था। उसने अपने आसपास खड़े अनगिनत गार्ड्स को अपना हाथ उठा 2 फिंगर्स से जाने का इशारा किया। कदम बढ़ाते हुए गार्डन में आ गया। अनिका ने जल्दी से उसे गले लगाते हुए कहा, मेरा शिव आ गया। अनिका शिवांश के सीने तक ही आ रही थी। उसने अपने माँ के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है आप। अपना एक हाथ बढ़ाकर कनक को भी अपने पास आने का इशारा किया। ध्रुव ने कहा, मेरे होते हुए मेरी बीवी ठीक ही होगी। शिवांश ने उन दोनों से दूर होकर अपने सामने ध्रुव को देखा। वो दोनों एक दूसरे को देखने और बाकी सब उन्हें देख रहे थे। अगले ही पल शिवांश ने ध्रुव गले से लगते हुए कहा, आई नो डैड। अनिका ने कहा, जल्दी आओ शिव। शिवांशन उन्हें सवालिया नजरों से देखा। तब अनिका ने उसे अपने साथ वीणु तक लाते हुए कहा, हल्दी लगाओ होने वाली दुल्हन को। शिवांश बोला, व्हाट नॉनसेंस मैम, मैं ये क्यों करूं? अनिका ने घूरते हुए कहा, शिव हल्दी की रस्म करनी है, मुहूर्त निकल जाएगा। शिवांश ने ध्रुव को देखा। उसने हाँ में पलकें झपकाई और सिया ध्रुव को देखने लगी। उन्होंने सिया को शांत रहने का इशारा किया। शिवांश ने हल्दी के कटोरे में अपने हाथ डाले और शिवांश का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा, अंदर देखने की कोशिश की। उसे फूलों की खुशबू के सिवा कुछ नहीं मिला। अनिका ने कहा, अपने पैर आगे करो बेटा। वीणु ने अपने पैर आगे किए। शिव ने अनिका को देखा, फिर खुद से बोला, मैं शिवांश राठौर किसी के पैर छुए। वो उठने को हुआ, अगले ही पल ध्रुव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शिवांश के जबड़े कस गए। उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ पल में उसने अपनी आंखें खोली।
उसने वीणु के पैरों को देखा। उसके पैर इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहे थे। पैरों में सजी फूलों की पायल उसके सफेद पैरों में खिल रही थी। शिवांश ने उसके पैरों पर हल्दी लगाई। इस छुअन से उसे एक अलग एहसास हुआ। शिवांश के दिल की धड़कन ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। कुछ ऐसा ही हाल वीणु का था। शिवांश की पहली छुअन से शिवीना की आंखें बंद हो गईं। उसकी धड़कनों ने शोर करना शुरू कर दिया। अनिका ने कहा, अब अपने हाथ आगे करें। शिवीना ने वैसे ही किया। शिवांश ने उसके हाथों पर भी हल्दी लगाई। वीणु की सांसें तेज हो चली, लेकिन उसने अपनी झुकी पलकों को नहीं उठाया। शिवांश वो उस पर्दे से वीणु को झांकने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा था। अनिका ने कहा, बस तांका झांकी बंद करो, अब तुम जा सकते हो। शिवांश के दिल की धड़कन तेज थी। वो उठकर बिना किसी की तरफ देखे जाने लगा। उसके बाद अनिका ने शिवीना को हल्दी लगाई। सिया ने एक एक कर सारे लगाने लगे। शिवांश अंदर आया, लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तभी पीछे से ध्रुव ने आते हुए कहा, शिव जल्दी रेडी होकर आओ। शिवांश ने कहा, वाई डैड, ये क्या हो रहा है? पैलेस में। ध्रुव ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी भी हल्दी की रस्म होनी है। शिवांश ने कहा, शॉक्ड होते हुए कहा, व्हाट? एन अब आगे? ध्रुव ने शिवांश से इसी रिएक्शन की